हाँ जी, तो थोड़ी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पे भी हो जाए। चलिए इस वीडियो में उसी पे बात कर लेते हैं। अब उस वीडियो पे हम बात कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रा फटाफट से आइएगा और कुछ 500 कमेंट्स छोड़ते जाइएगा। देखते हैं कितना जल्दी आप ये करवा सकते हैं और ये ज़रूर बताइएगा कि कौन से कॉलेज से आप ये देख रहे हैं। अगर किसी कंपनी से देख रहे हैं तो कंपनी से बताइएगा, या फिर कौन से कॉलेज से हैं ये बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना तो पड़ेगा, है कि नहीं? और इस बात में कोई दो राह नहीं है कि आगे चल के बहुत सारे लोगों को, जैसे वेब डेवलपमेंट एक फाउंडेशनल स्किल है जो कि तकरीबन सभी इंजीनियर्स को मैं तो कहता हूँ थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए। वैसे ही उसी तरह से आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक अच्छी स्किल होगी जो आपके रिज्यूमे पोर्टफोलियो को तो इंक्रीज़ करेगी, बल्कि आपकी जो सुपर पावर है कि कुछ भी आप क्रिएट कर लेते हैं, इसको आपको और ज़्यादा एनहांस करेगी। अब मुद्दे की बात यह है कि एआई सीखें या नहीं सीखें। सीखना तो है ही, पर एआई सीखना क्यों है? सीखना पड़ेगा जी, क्योंकि जैसे कोडिंग की ज़रूरत सभी जगह होती है वैसे एआई के अंदर भी है। ठीक उसी तरह से जैसे लोको टूल्स आते हैं जो वेबसाइट खुद ही बना देते हैं, खुद ही बिल्ड कर देते हैं, बट फिर भी इंजीनियर्स लगते हैं ताकि उन लोको टूल्स को कोड कर पाएँ। तो उसी तरह से एआई अपनी ऐप्स खुद पब्लिश नहीं करेगा स्टोर पे, एआई खुद के इंटरफेस नहीं बना पाएगा जो कि नेक्स्ट.js या रीमिक्स को यूज़ करते हुए बन रहे हैं। उनको भी इंटरफेसेस चाहिएंगे, तो आपकी कोडिंग स्किल्स तो चाहिएगी, लेकिन एआई की अपनी स्किल्स भी हैं। तो उसी के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो एक रॉ चर्चा है कि कितना एआई आपको सीखने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, या फिर ये रोड मैप नहीं है, कुछ गाइडेंस नहीं दूंगा स्टेप बाय स्टेप, बट एक जनरल कुछ मिथ्स हैं, उन मिथ्स को हम दूर करेंगे, एक जनरल रॉ चर्चा करेंगे जैसे हम बैठ के आपस में करते हैं अक्सर इस चैनल पे। ये कुछ ऐसी चर्चा है, मुझे लगती है कि हाँ लंच पे बैठे हैं, साथ में कोई चर्चा हो रही है, चाय पे बैठे हैं एक चर्चा हो रही है, तो कुछ उसी तरह से। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, देखिए आप माने या नहीं माने, कोडिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। अब वो कोडिंग आप सी के थ्रू स्टार्ट करो, C++ से स्टार्ट करो, पाइथन से करो या जावास्क्रिप्ट से करो, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं मुझे कोडिंग कम करनी पड़ेगी इसलिए एआई के अंदर आ जाऊं, या कोडिंग कम करनी पड़ेगी इसलिए मैं मशीन लर्निंग के अंदर आ जाऊं, वहाँ पे रिसर्च वर्क ज़्यादा है, मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले ज़्यादा देख पाऊंगा और उससे काम कर पाऊंगा, तो एक छोटी सी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोडिंग सीखनी ही पड़ेगी। लूप्स, वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये जितना भी कुछ आता है, लॉजिक बिल्ड करना, क्लाइंट ने इनपुट दिया है उस इनपुट को प्रोसेस करना, फॉर्म में लेना, क्लाइंट ने इमेजेस अपलोड कर दी, उस इमेजेस को अपलोड करवाना सर्वर पे, ये सब बेसिक है, ये सब फाउंडेशन है, ये चाहिएगा ही चाहिएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब इसके बाद कुछ भ्रांतियाँ जिनको बोलते हैं, भ्रम जिनको बोलते हैं कि सर हमें तो बड़ा एक जीपीयू लगेगा। बड़ी अच्छी बात है, इस पे भी चर्चा करते हैं। एआई सीखने के लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट रहेगी? क्या मैं एआई जावास्क्रिप्ट से कर सकता हूँ? क्या मैं पाइथन से कर सकता हूँ? बहुत सारी ऐसी आपकी क्वेश्चंस हैं, और स्पेशली मैथ्स का क्वेश्चन, कितनी मैथ्स चाहिए और क्यों चाहिए, कितना करना पड़ेगा, क्या नॉन टेक भी इसके अंदर आ सकते हैं, लर्निंग स्पीड क्या रहेगी, लर्निंग साइकिल क्या रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मुझे पता है। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस लेते हैं, कमेंट छोड़ते जाइएगा, और इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो बताइएगा ज़रूर। बिना फीडबैक के ऐसे वीडियोस कैसे लेके आ पाएंगे, है कि नहीं? तो चलिए जी, आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे। तो हम आए स्क्रीन पे, हमारी एआई की स्क्रीन पे, और चलिए बात करते हैं कि आपको सीखनी है एआई। अब एआई आप कहीं से भी सीखिए, कैसे भी सीखिए, देखिए रास्ता तो आपका यहीं से होके जाएगा जहाँ पे कोड होता ही होता है, तो कोई खास एक्सेप्शन है नहीं आपके पास में। बाकी की चीज़ें चाहे आप सीखें या नहीं सीखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कोड तो देखिए सीखना पड़ेगा। अगर कोड से डर लगता है तो कुछ नहीं कर सकते, वो डर हटाना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, और काम तो हमें यहीं से ही करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। ये जो है स्टेप हमारा यहीं से होके ही जाता है। अब यहाँ पे आपको जो एक्सेप्शन मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करें। आप सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, C++ से भी कर सकते हैं, आप पाइथन से भी कर सकते हैं, और आप JS से भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो दो लैंग्वेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट और पाइथन, ये थोड़ी सी ज़्यादा डोमिनेट है एआई वर्ल्ड के अंदर, और इनफैक्ट अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो पाइथन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है पूरे इकोसिस्टम, मशीन लर्निंग, एआई, इसके अंदर। ऐसा है कि आज की तौर पे लैंगचेन जैसे कई यूटिलिटीज़, कई फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करते हैं और इवेंचुअली करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पाइथन के अंदर स्किल्स आपको थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज तो देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप चाहे इसको अच्छा माने चाहे बुरा माने, हाँ मेरे चैनल पे आई थिंक ये तीनों ही अवेलेबल है, C++ से लेके पूरा जावास्क्रिप्ट तक अवेलेबल है, आप चाहे तो यहीं से ही पूरा सीख सकते हैं। बट हाँ, पाइथन आपको एक एडवांटेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो ठीक है, ये बात तो हमारी हो गई।
अब दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एआई सीखते टाइम, कि सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात कि हमें एक जीपीयू तो चाहिएगा, और वो भी छोटा मोटा नहीं, एक हाई एंड जीपीयू चाहिएगा, क्योंकि हमने काफ़ी जगह सुना है कि जीपीयू की शॉर्टेज है, जीपीयू की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो जीपीयू की शॉर्टेज है, और हमें तो अच्छा जीपीयू चाहिएगा, एक बड़ा हैवी एक्सपेंसिव लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। ये देखिए, ये थोड़ी सी ना भ्रम वाली बात है, क्योंकि जीपीयू की शॉर्टेज वगैरह वो सब आपके लिए नहीं है। आपको जितना काम चाहिए, और इनिशियली बिगनर फेज में स्टार्टिंग के 6 मंथ में आपको जितना लगेगा, हाँ, ये वीडियो में थोड़ा सा फोकस इस बात पे भी रख रहा हूँ कि आपके 6 मंथ की जर्नी के अंदर कैसे आप स्टार्ट करें। देखिए, हाई एंड पे जाने के बाद तो आप वेब डेवलपमेंट के अंदर भी इतना हाई एंड जा सकते हैं, इतना डेटाबेस प्रोसेसिंग और क्वेरीज को इतना टाइम लग सकता है जिसकी कोई हद नहीं। उसके लिए आपका एक मैकबुक एयर बिल्कुल अच्छा लैपटॉप नहीं है, इनफैक्ट मैकबुक प्रो भी अच्छा लैपटॉप नहीं है। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर भी इतना प्रोसेसिंग करवाया जा सकता है, तो सपोज करिए मशीन लर्निंग में कितना प्रोसेसिंग करवाया जा सकता है। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि जो वेब डेवलपमेंट है, एक छोटा सा ब्राउज़र और एक वीएस कोड लेके आप बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट स्टार्ट तो कर ही सकते हैं बिल्ड करना। तो मशीन लर्निंग भी कुछ उसी तरह से है। मशीन लर्निंग और एआई, इनको मैं वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा पूरे वीडियोज़ में, क्योंकि आगे चल के बताऊँगा आपको कि ये रास्ता कैसा जाता है। तो यहाँ पे जो शॉर्टेज है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और आपको एक्चुअली में कोई एक्सपेंसिव लैपटॉप या एक्सपेंसिव हार्डवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट इनिशियल फेज़ में तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आप इसके लिए सोच रहे हैं कि यार ये सब है, नहीं, ये आपके लिए नहीं है। इनफैक्ट आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए इन चीज़ों पर कि यार ये सब मेरे लिए है, नहीं है, क्या है। आप एक बेसिक सा लैपटॉप लीजिए, ग्राफिक कार्ड है, अच्छी बात है। जो नहीं है, तो जो है अभी आपके पास, एटलीस्ट उससे स्टार्ट करिए। अभी बताऊंगा आपको, लर्निंग जर्नी भी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है जितना कि इसका डर बना दिया जाता है। तो किसी से मत पूछिए, किसी से मत सुनिए, जो भी है बस स्टार्ट करिए। स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर विराट कोहली वेट कर रहा होता कि सबसे बेस्ट बैट आएगा तभी मैं बैटिंग सीखूंगा, तो कहाँ से विराट कोहली बनता। या सचिन वेट करता कि यार बेस्ट पूरा पिच होगा, बेस्ट पूरे मेरे पास पैड होंगे तभी मैं क्रिकेट, ऐसे कोई नहीं सीखता और कोई स्टार्ट नहीं करता है ऐसे। तो आप इस जिस चक्रों में पड़े हुए हैं वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं जीपीयू। ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, जो लैपटॉप है बस स्टार्ट करना है उससे। अब एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, जो सबको डरा देती है, वो है मैथ्स। कितनी मैथ्स सीखेंगे। देखिए, मैथ्स एक्चुअली में फोकस नहीं है एआई और मशीन लर्निंग के स्टार्टिंग डेज में, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मैथ्स से भाग सकते हैं। देखिए, मैथ्स एक पार्ट है इंजीनियरिंग का। अगर आप इंजीनियर हो, मैथ्स हो, इसीलिए आपको 11th क्लास के अंदर जब आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो आपसे पूछा था या तो बायो या मैथ्स। अगर आप इंजीनियरिंग साइड पे जा रहे हो, मैथ्स से डरना बंद करिए, क्योंकि आप जो डर रहे हैं ना, वो अननेसेसरी डर रहे हैं। अब सपोज करिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपके डेटाबेस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ई कॉमर्स के अंदर, मुझे उसका एवरेज प्राइस बताइए। आप कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे। आपको पता है एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मीनिंग क्या है, आपको वेगली शायद उसका फॉर्मूला भी थोड़ा थोड़ा आइडिया है। उसके बाद अपनी क्वेरीज चला सकते हो एसक्यूएल के अंदर और उस एवरेज को पता लगा सकते हो। यही मैथ्स का पूरा फंडा है पूरे एआई और एमएल के अंदर। आपको फाउंडेशन पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला करता क्या है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन है या फिर मीन है या फिर मीडियन है, ये करते क्या है, इनका एग्जिस्टेंस क्यों है, आपको निकालने के लिए कोई नहीं बोलेगा। कई ट्यूटोरियल्स में मैंने देखा कि मीन, मोड, मीडियन, वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चंस ले रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको अगर एक सोल्यूशन मिल रहा है वहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। और आपको अगर ये मेमोरी जॉग करने में हेल्प करता है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपसे कोई कागज पेन लेके नहीं करवाएगा, जैसे कोई डेटाबेस में भी नहीं करवाता है आपसे। बट हाँ, अगर किसी को पता ही नहीं है एवरेज क्या होता है, वो तो प्रॉब्लमेटिक बात है। सेम वही बात हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर भी आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे कोई मैथ्स यहाँ पे कोई लिखवाएगा, बोर्ड पे सॉल्व करवाएगा या डेरिवेशंस करवाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट एटलीस्ट एक ओवरव्यू पता होना कि क्या होता है मैथ्स और क्या ये सब्जेक्ट इम्पैक्ट डालेगा या फिर क्या ये काम करता है। अगर वो भी नहीं पता तो आई थिंक आपके लिए वेब डेवलपमेंट भी नहीं है, क्योंकि अगर आप एवरेज, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस और ये सब नहीं पता है आपको, तो शायद आपके लिए वेब डेवलपमेंट भी नहीं है। एक बेसिक सा कैलकुलेशन हम हर टाइम करते हैं। एक स्क्रीन लीजिए, उस पर मुझे 3 कार्ड्स लगाने हैं, जिस पे 20 पिक्सल का मार्जिन भी होना चाहिए दोनों साइड पे। कितनी बेसिक मैथमेटिक्स है, लेकिन आप करने थोड़े ना बैठते हो उस मैथमेटिक्स को, आप बस फ्लो में उसको कर देते हो बस। और इसीलिए मैं मैथ्स में कहता हूँ, बहुत सारे लोग आपको इस फील्ड में डराएंगे कि इसमें ये मैथ्स होता है, इसमें वो मैथ्स होता है, इसमें XG बूस्ट हो, बहुत सारे लोग डराएंगे। लेकिन वो इसीलिए क्योंकि
पता नहीं उनका रीज़न क्या है, बट मैं तो चाहता हूँ कि आप इस फील्ड को स्टार्ट करो। बहुत सारी चीज़ें हम इवेंचुअली जिनसे डरते हैं, इवेंचुअली हम उनको पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो लगता है यार ये तो बेस्ट था यार, मैं पता नहीं क्यों डर रहा था इससे। मैथ्स भी कुछ इसी तरह से होती है, और स्पेशली जो AI ML की मैथ्स होती है वो भी कुछ इसी तरह से होती है। जिस प्रोबेबिलिटी से शायद आप आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले डर रहे थे 11-12 के अंदर, हो सकता है वो प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छी लगे। और पूरा मैथ्स का फाउंडेशन तो हमेशा इंजीनियरिंग में रहता है, ये कोई AI और ML की बात नहीं है। हम इतने सारे ग्राफ, चार्ट्स, डैशबोर्ड बनाते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, वो भी क्या है, मैथ्स ही तो है पूरा। सेल्स प्रेडिक्ट करनी है, सेल्स कैलकुलेट करनी है, मंथली सेल्स का ग्राफ भी वहाँ पे प्लॉट करना है यूज़र को डैशबोर्ड पे, ये सब क्या है, ये मैथ्स ही तो है सारा। तो यही मैथ्स की बात है। अब AI और ML के अंदर मैथ्स ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। किस तरह की ज़्यादा होती है, थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस भी करा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ कॉमन टर्म्स आपको दिखेंगे, जैसे आपके पास डॉट प्रोडक्ट, ये कुछ कॉमन टर्म्स है। वेक्टर्स, अगर आपको लाइन इक्वेशंस नहीं पता है, बिल्कुल ये भी काम आता है। आपके पास प्रोबेबिलिटी भी आती है, और ये तो कुछ मैं छोटे से एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको, इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स दिखेंगे। जैसे कि क्यों हमें कोसाइन की चिंता करनी चाहिए। अब आपसे कोई कोसाइन का फॉर्मूला नहीं पहुँचेगा, साइन, कॉस, थीटा वगैरह जो आपने पढ़े, बट कोसाइन होता क्या है, उसका रेलेवेंसी क्या है, इनके लिए मैंने छोटे से कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं। यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी मैट्रिक्स, हाँ मैट्रिक्स भी अपने आप में एक टर्म है जो आपको काफ़ी बार होगी। अब आपसे कोई बैठ के मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं करवाएगा या उसका कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलवाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि मैथ्स में मैट्रिक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है या उसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है, अगर आपको वेग आइडिया भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रॉब्लम में आओगे। अब प्रॉब्लम में आने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, अरे हर चीज़ सीखी जा सकती है। आप भी अगर 2-3 महीना अगर उस मैथ्स पे दोगे, बिल्कुल आप भी सीख जाओगे, ऐसी बात नहीं है। अब 2-3 महीना डिपेंड करता है, देखिए कुछ लोगों के लिए बहुत आसान है 2-3 महीना, कुछ लोगों के लिए बहुत लगता है कि नहीं यार मुझे तो साल भर लगेगा, 1 साल लगेगा, लेकिन साल भी निकल ही जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात। अब देखिए यहाँ पे भी इन जितने है, यहाँ पे कोसाइन डिफ़ॉल्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें ना ऐसा है कि अब देखिए यहाँ पे कोसाइन डॉट प्रोडक्ट्स आर इक्विवेलेंट ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स। अब आपको वेक्टर ही नहीं पता, हाँ अगर ऐसे टर्म्स आपको नहीं पता है कि वेक्टर क्या होता है, तो इसका मतलब है आपने शायद 11th और 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी, और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रांजिशन करते हैं, शिफ्ट करते हैं, या फिर कॉलेज स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं या कॉलेज में भी नहीं जाते हैं, वो भी लोग करते हैं, बट हाँ उनके लिए लर्निंग कर्व वही रहेगा जो बाकी सबके लिए था। उन लोगों ने 11th-12th में मैथ्स पढ़ ली, उसके बाद हो सकता है इंजीनियरिंग में भी थोड़ी पढ़ ली, वो वहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन ही समझते हैं इसको, लेकिन जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनके लिए तो फर्स्ट टाइम है, एक बार तो देखना पड़ेगा, तो हाँ वहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपसे कोई कह नहीं रहा है कि आप पूरा मैथ्स यहाँ पे एकदम आपको आना चाहिए, ये सब इन सब की लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है, बट लाइब्रेरीज भी आप तभी यूज़ कर पाओगे ना अगर किसी को पता ही नहीं है साइन और कॉस है क्या। मैं क्या ही लाइब्रेरी बताऊं, क्या ही उनको ग्राफ पे बताऊं, किसी को पता ही नहीं है कि एक मैट्रिक्स या वेक्टर होता क्या है, तो मैं कैसे आपको बताऊं कि आपका जो वर्ड है ये कोसाइन या फिर ये मैथ वर्ड है, इसको मैं एक वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं और फिर वेक्टर एम्बेडिंग्स क्रिएट कर सकता हूं। क्या है वेक्टर, आपको वेक्टर ही नहीं समझ में आ रहा, और कोई भी कोडर या कोई भी ट्यूटर आपको इतना बेसिक मुझे नहीं लगता जाएगा कि आपको वेक्टर समझाए, एरोज बताए वहाँ पे, या फिर लाइन ग्राफ पूरा प्लॉट करे। तो उसके लिए आपको सेल्फ हेल्प ही करनी पड़ेगी। खान अकेडमी पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए, बहुत अच्छे ट्रेनर्स, ट्यूटर हैं जो आपको स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स सिखा पाएंगे। तो मैथ्स का तो कुछ ये हाल है कि हाँ इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं ले सकते हम कि यार बिल्कुल भी मैथ्स नहीं होती है। मैथ्स का रोल है, मैथ्स का पार्ट है, आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैथ्स चाहिएगी। अगर मैथ्स से बिल्कुल डर लगता है और इन सबको देख के अभी से ही आपको डर लग रहा है, तो AI और मशीन लर्निंग शायद आपके लिए फील्ड नहीं है। ये बात हम फैक्ट और क्लियर के साथ कर लें, और शायद आगे जाके आपको इन चीज़ों में बेसिक वेब डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस ऑफ डेटा ये सब नहीं पता, तो आगे जाके बहुत सारा डेटा पे काम करना ही पड़ता है, आप किसी भी फील्ड में हो। इंटरफेस तो देखिए पूरी लाइफ आप बनाने नहीं वाले, बटन्स और ये सब। एक पॉइंट आएगा जब आप कहेंगे चलिए अब नेक्स्ट इवोल्यूशन करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सीखना पड़ेगा, तो एक्सेप्शन नहीं है। इसके अलावा देखिए मैथ्स कहाँ पे और ज़रूरी होती है, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा मैथ्स पे बात करने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये उन लोगों के लिए जो शायद अपना फील्ड चूज़ करना चाह रहे हैं और डिसाइड करना चाह रहे हैं एक फैक्टर कि मैं कभी AI के अंदर जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। अब सिंपल सा मैथ है, यहाँ पे लीजिए कि हमारे पास 2 नंबर्स या 2 सेट ऑफ डेटाज है, 2 डेटाबेस की रोज़ है। एक तरफ है कि यहाँ पे आपके पास एक नंबर है जो कि है 40,000, दूसरी तरफ एक नंबर है जो कि आपके पास है, सपोज़ करिए कि ये 80,000 आपके पास नंबर है। यहाँ पे ये लीजिए हमारे पास 80,000 नंबर है, और सेम ही रो के अंदर एक डेटा है जो मे बी किलोमीटर्स या कुछ डिपेक्ट कर रहा है। ये डिपेक्ट कर रहा है 5 को और ये डिपेक्ट कर रहा है मान लीजिए 4 को।
या फिर 2 को। अब मुझे पता है कि इन 2 रो को मैं जब भी कंपेयर करूँगा, डेटा कैसे कंपेयर करूँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। कि अगर मैं यहाँ पे सपोज करिए फर्स्ट पैरामीटर को इसको कंपेयर करता हूँ 40,000 80,000, तो गैप है मेरे पास में 40,000 का, और यहाँ पे 5 और 2 मेरे पास सिर्फ 3 का गैप है। तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करना हमेशा स्क्यूड रिजल्ट देगा, जो कि कभी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म कि इस डेटा को आप नॉर्मलाइज कर सकते हो, इस डेटा को भी आप नॉर्मलाइज कर सकते हो, और नॉर्मलाइज जब आप करते हो डेटा को, तो आपके पास वैल्यू आती है बिटवीन -1 to 1। बेसिक स्टैंडर्ड है, सपोज करिए, ये मतलब आर्बिट्ररी नंबर ही ले रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट नहीं करा। इसका वैल्यू है सपोज करिए .648, और इसका वैल्यू आ रहा है अब .852, जो भी नंबर है। और सेम इसी तरह से आप इनको भी नॉर्मलाइज कर सकते हो। अब इसको 5 और 2 रख के हम इसकी जगह भी नॉर्मलाइज कर लेंगे, ताकि हमारे पास जो डेटा आए वो भी कुछ इसी तरह से आए। तो इसका जो नॉर्मलाइज है, आप सपोज करिए कि इसका नॉर्मलाइज सपोज करिए ये आता है, और वैसे तो काफ़ी बेकार एग्जाम्पल है, बट आप समझ गए। अब इन डेटा को कंपेयर किया जा सकता है। तो अगर आपको फाउंडेशन ही नहीं पता नॉर्मलाइजेशन का, तो ये तो सभी जगह होगा। ये वेब में भी होता है, ये मशीन लर्निंग और इनमें तो बहुत ज़्यादा होता है। जब आपके डेटा वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेक्स्ट आपके वेक्टर एम्बेडिंग्स बन जाते हैं, रेलेवेंसी स्कोर हम इसी तरह से ही कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। अब डिपेंड करता है आप कैसे उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के, बट आप समझ गए कि क्यों मैथ्स इंपॉर्टेंट है। इसको और इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता इसके उसके मैट्रिक्स पे। तो यही सब चीज़ें एक्चुअली में मैथ्स में रोल बनाती है और आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक आप समझ गए कि हाँ जी, मैथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कैसे काम होता है। तो हमारे कुछ कन्फ्यूजन तो यहाँ पे दूर हो गए। कितनी मैथ्स आनी चाहिए, कितना जीपीयू होना चाहिए, कोड काम में आएगा नहीं आएगा, ये सब आएगा। इससे कोई आपको छुटकारा नहीं दिला सकता। आपको कोड भी चाहिएगा, आपको जीपीयू इतना नहीं चाहिए स्टार्टिंग के लिए। आपके पास जो मशीन आप उस पर स्टार्ट करिए, उसके बाद आप क्लाउड जीपीयूज, क्लाउड कोलैब, गूगल कोलैब, इन्हीं पे ही काम करते हो। केगल का भी कोलैब आता है, आप मोस्टली उसी पे ही काम करोगे। डेटास की आपको ज़रूरत नहीं है। डेटा सेट आपको बहुत आसानी से बहुत डेटा मिल जाएगा। वो टाइम नहीं रहा है कि जब डेटा के लिए आप इधर उधर हंट कर रहे हैं। केगल भरा पड़ा है डेटा से, इनफैक्ट गिटहब भरा पड़ा है डेटा सेट से, जहाँ चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स पे भी हमने काफ़ी अच्छा इन डेप्थ डिस्कशन करा। अब एक और चीज़ आती है, क्या एआई सीखने के लिए मुझे मशीन लर्निंग सीखनी ही पड़ेगी? हाँ, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टेक है। एक्चुअली में रास्ता तो पूरे एआई का मशीन लर्निंग से होते हुए ही जाता है। आपके पास खास चॉइस है नहीं, लेकिन एक छोटी सी चॉइस आपके पास, एक छोटा सा बारीक सा रास्ता है जो जाता है, वो है डायरेक्टली एप्लीकेशंस बिल्ड करना। यहाँ पे एआई जो इंटरफेस है, उसने आपके लिए एक एपीआईज प्रोवाइड कर रखी है। आपके पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, और इनफैक्ट आपको कई जगह ज़्यादा कंट्रोल चाहिए भी नहीं होता है। तो एपीआई आपके पास जैसे ही भी किसी एआई मॉडल ने एक्सपोज कर दी, या फिर जो भी इंजीनियर उस पर काम करे थे उन्होंने एक्सपोज कर दिया, चाहे वो ओपन एआई की एआई हो, लैंगचेन यूज़ करके आपने थोड़ा सा एआई का कुछ कंस्ट्रक्ट करा है, उसको करने के बाद आप यहाँ से इस एपीआई को लेके फिर तो देखिए, एपीआई एक बार बिल्ड हो गई तो बस हम चिंता करेंगे डेटा भेजने की और रिसीव करने की। एआई के कई मॉड्यूल्स हैं, ओपन एआई के हैं, लैंगचेन के हैं, बहुत सारे हैं। वहाँ पे आप एक छोटा सा एक्सेप्शन मान सकते हैं, बट यहाँ पे आप एज ए एआई इंजीनियर काम नहीं कर रहे, आप एक स्टैंडर्ड वेब डेवलपर काम कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे एआई इंजीनियर नहीं बन रहे क्योंकि आप एआई की एपीआई यूज़ कर रहे हो। हालांकि बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ओपन एआई के और जेमिनाई के, इन सब के रैपर्स ही हैं, बट ठीक है, अगर वहाँ पे आप एक बिज़नेस केस खड़ा कर सकते हैं देन इट्स रियली गुड। और अगर आपकी कंपनी यही कर रही है, आप वहाँ पे इंजीनियर हो और ये काम हो रहा है आपका, तो कौन ही रोक रहा है आपको। बट हाँ, ये बात मैं कहूँगा कि जो रास्ता है वो एमएल से होते हुए ही जाता है। इनफैक्ट आपको इतना एमएल नहीं चाहिए कि यार पूरा एकदम एंड टू एंड सब आता है मुझे ये वो, बट एटलीस्ट कुछ आपको वहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, रिग्रेशंस, लॉजिस्टिक रीजनिंग्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको चाहिएगा। तो कुछ कह नहीं सकते इसके अंदर तो खास कि एमएल तो चाहिएगा। हाँ, एमएल के बाद ये है कि जो बाकी है कि आपको डीप लर्निंग भी है, एनएलपी भी है, बहुत सारे है, कंप्यूटर विजन भी है। वो एक तरह से आप कह सकते हो वो ऑप्शनल हो सकते हैं वो सारे पार्ट। थोड़ा देखिए, डीप लर्निंग और ये सब आपको उसको करने के बाद ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार उतना बड़ा नहीं है, ये काफ़ी छोटा मटीरियल है जिसको मैं स्किप करके और डायरेक्टली एआई इम्प्लीमेंटेशन, मॉडल ट्रेनिंग और उन पर जा सकता हूँ। अब एक और आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा एक्सेप्शन है, जो स्टैंडर्ड डेवलपर्स है उनके लिए। बहुत सारे मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग डेव्स अवेलेबल हैं जिनको अच्छा नॉलेज है डेटाबेस का, जिनको अच्छा नॉलेज है, वो चीज़ें जल्दी ग्रैप्स भी कर लेते हैं।
उन डेवलपर्स के लिए एक छोटा सा रास्ता आप जो कह सकते हैं, मैं एक शॉर्टकट हैक बता सकता हूँ कि सबसे पहले आप समझिए वेक्टर्स क्या हैं। और एक्चुअली में आजकल वेक्टर डेटाबेस बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि आप देख सकेंगे कि MongoDB भी आजकल वेक्टर डेटाबेसेस सपोर्ट कर रहा है, तो नेटिव वेक्टर डेटाबेसेस। तो अगर आपको MongoDB आता है तो ऑब्वियस सी बात है उसी नॉलेज के ऊपर आप अपना वेक्टर नॉलेज यूज़ कर सकते हो। वेक्टर नॉलेज और वेक्टर्स को समझना है, वेक्टर एम्बेडिंग्स को समझना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा डेडिकेटली कि वेक्टर्स और वेक्टर एम्बेडिंग्स होते क्या हैं। अब जब MongoDB भी सपोर्ट कर रहा है तो आप Mongo की एग्जिस्टिंग नॉलेज को इस पर यूज़ करके और कंप्लीट फुल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब वो एप्लीकेशंस बनेगी कैसे? वो एप्लीकेशंस आप सीधी LangChain को यूज़ करके बना सकते हैं। हालांकि आपको काफ़ी अच्छा एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा ताकि आप LangChain वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। अब LangChain नहीं, कई और भी हैं, उन पे भी बात करेंगे आने वाले फ्यूचर वीडियोस में, बट हाँ LangChain के थ्रू काम हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ MongoDB ही ऐसा कर रहा है, SQL डेटाबेसेस भी कहीं पीछे नहीं है। अगर आपको पता है कि Postgres जो है वो भी वेक्टर सर्च आपको देता है और वेक्टर डेटाबेसेस देता है। तो आई थिंक Postgres SQL एज ए वेक्टर डेटाबेस, PG वेक्टर, आई थिंक PG वेक्टर ही नाम है, PG वेक्टर। तो आपको PG वेक्टर सुपरबेस के अंदर भी मिल जाएगा और PG वेक्टर रिलीज्ड तो Postgres SQL पे ही है। PG वेक्टर रिलीज्ड काफ़ी टाइम पहले ही रिलीज़ हो गया था। इज़ एन ओपन सोर्स एक्सटेंशन दैट प्रोवाइड्स वेक्टर सिमिलरिटी सर्च कैपेबिलिटीज़। तो जो काम हमें चाहिए वो यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए, डेटाबेस कंपनियों को भी अपना जो यूज़ केस है और जो उनका मार्केट साइज़ है वो बचा के रखना है, और अगर मार्केट के अंदर डिमांड है वेक्टर डेटाबेसेस की तो ऑब्वियस सी बात है सारे डेटाबेसेस धीरे धीरे वहाँ पहुँचने ही वाले हैं और आपको आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। AWS के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो डेव्स जानते हैं, उनको पता है कि उन सर्विसेज को यूज़ करके वो बहुत सारे इस तरह के वेक्टर्स और LangChain के मॉडल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा आपको मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ कि काफ़ी बार क्या होता है कि सपोज़ करिए आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं OpenAI का, ठीक है, OpenAI का आपने मॉडल यूज़ करा, उस मॉडल के साथ में आप वेक्टर एम्बेडिंग्स क्रिएट करते हो अपने खुद के डेटा की। तो आपके पास जो भी डेटा रखा है, हो सकता है आपकी चैट्स हो, कस्टमर सपोर्ट चैट्स हो, ये वाला मार्केट बहुत हॉट एंड ट्रेंडिंग है। तो आपके पास डेटा है, वो कस्टमर सपोर्ट चैट है, आपके खुद के आर्टिकल्स हैं, खुद के डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी है, उन सभी को कन्वर्ट किया जाता है वेक्टर के अंदर, वेक्टर एम्बेडिंग्स के अंदर। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट होती वेक्टर एम्बेडिंग्स ही है। वो वेक्टर एम्बेडिंग्स आपके हो गई तो उसके बाद क्या करते हो कि OpenAI यूज़र जब भी आपके पास आता है कि कोई भी यूज़र यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ये हमारे पास है यूज़र, तो यूज़र जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको डायरेक्टली OpenAI पे रीडायरेक्ट नहीं करते हैं, हम उसका एक इंटरफेस यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं कि किस तरह से उसका काम होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र को बोलते हैं आप हमारे बॉट से पूछिए या हमारे चैट एजेंट से पूछिए, जो भी है। एंड ऑफ द डे मॉडल OpenAI का ही यूज़ हो रहा होता है, लेकिन जब भी वो यूज़र कुछ भी पूछता है तो उसका जो भी क्वेश्चंस होता है, ये जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस की भी हम वेक्टर एम्बेडिंग्स बना लेते हैं। और उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस वेक्टर एम्बेडिंग्स को सर्च करवाते हैं हमारे खुद के डेटाबेस के अंदर। तो हमारे डेटाबेस के अंदर जो भी वेक्टर एम्बेडिंग्स है उसको सर्च किया जाता है, और उन दोनों को एम्बेडिंग्स को हम एक्चुअली में यूज़ तो OpenAI का मॉडल कर रहे होते हैं, ज़रूर नहीं OpenAI, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं, ChatGemini, Anthropic, जो भी आपका फेवरेट है। तो OpenAI या जिनके पास उस डेटा का एक्सेस नहीं है वो भी एक तरह से चैट इंटरफेस बन जाता है और यूज़र को उसके आंसर मिल जाते हैं जो कि रेलेवेंट है हमारे वाले डेटा से, ना कि पूरी दुनिया के डेटा से। ये वाला जो क्वेश्चन सेट है इसको मैं आगे वाले वीडियो में और कंटिन्यू करूंगा पक्का, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट हाँ, ये एक पूरी बात है जो कि एक्सपीरियंस डेवलपर्स काफ़ी कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं वो अपनी कंपनियों में बैठ के, क्योंकि ये सबसे ईजी सेट है। वहाँ पर ऐसे चैटबॉट्स बनाना काफ़ी उनके लिए होता है ईजी। अब क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर भी आपका कंट्रोल होता है, क्या डेटा आपके OpenAI के पास जा रहा है और क्या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आएगा वो भी आपके पास होता है। बट ठीक है, तो अभी हम वापस आते हैं, काफ़ी दूर हम निकल गए। तो कुल मिला के बात यह है, समराइज़ करें तो AI अच्छा फील्ड है, डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कितना भी कहे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैथ से बहुत डरते थे, लेकिन AI और ML के फील्ड में आने के बाद कहते हैं यार हम फालतू ही डर रहे थे, हम इसमें कर सकते हैं। आप भी कर सकते हो, एक बार बस कोशिश करने की ज़रूरत है। कोड करना ही पड़ेगा, ये कोई एक्सेप्शन ऑप्शनल चीज़ नहीं है, वो तो सीखना ही पड़ेगा, हर हाल में सीखना पड़ेगा। आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं अगर आप टेक फील्ड के अंदर हैं यहाँ पे। तो
ये हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, बट यही सच है। उसके बाद जीपीयू, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, और मैथ्स की अब आपको इंपॉर्टेंस पता लग गई है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सब आपसे मैनुअली करवाया जाएगा, सबकी लाइब्रेरीज है, साइकिट लर्न है, सभी वो ही यूज़ कर रहे हैं। आप कोई एक्सेप्शन नहीं होंगे या मैं कोई एक्सेप्शन नहीं होऊंगा। बट ये नहीं पता होना कि यार लाइन के अंदर वैल्यूज़ क्या होती है, किस प्लेन में होता है, आपको एक्स वाई एक्सेसेस ही नहीं पता, तो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यही कुछ बात थी, हमने सोचा आपसे डायरेक्ट ही कर लें, एआई के ऊपर एक चर्चा कर ही लेते हैं। तो आई थिंक अब आपको एक बिग पिक्चर ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर आपको और इसी तरह के वीडियोस चाहिए, वेक्टर एम्बेडिंग्स पे चाहिए, वेक्टर डेटाबेसेस पे चाहिए, या फिर किसी और टॉपिक पे चाहिए, तो बिल्कुल बताइएगा, हम बिल्कुल हेल्प करेंगे आपकी उसी के अंदर। आजकल मैं भी काफ़ी पढ़ रहा हूँ, आपको भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।